नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। उत्तराखंड के महासंग्राम में आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों तैयार हैं। बीजेपी का लक्ष्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में अपने प्रतिनिधियों को जिताए। वहीं कांग्रेस भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ये चुनाव मिशन 2027 के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है और इस अभ्यास को दोनों ही मुख्य दल मजबूती से कर रहे हैं ताकि 2027 की चुनावी जंग फतेह की जा सके। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों की पिच पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं। मिशन 2027 के लिए अभ्यास मैच के रूप में देखे जा रहे पंचायत चुनाव से ये तय होगा कि 47.32 लाख से अधिक ग्रामीण मतदाताओं का रुख किस दल की तरफ है। नगर निकाय चुनाव में बड़ी बढ़त से उत्साहित भाजपा के इस चुनाव में रणनीति हर ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में अपने अधिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की है। बीजेपी इस चुनाव के माध्यम से हर ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनाव मैदान में उतारेगी। इसके साथ ही इन चुनाव में भाजपा पंचायत स्तरीय बैठकों को जल्द शुरू करने जा रही है। बीजेपी तैयारियों को लेकर भी बड़ा दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि भाजपा 24/7 चुनाव की तैयारी में रहती है। लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। संगठन स्तर पर अगर देखा जाए तो किस स्थिति में अभी पार्टी है, क्या किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? नहीं, पार्टी को विशेष तैयारियों की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि जितने राजनीतिक दल हैं उनमें एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जिसके नेता, जिसके कार्यकर्ता, जिसके जनप्रतिनिधि 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहते हैं। हमारी सांगठनिक गतिविधियां चलती रहती हैं। इसके कारण जब भी चुनाव होते हैं तो पार्टी उसके लिए हमेशा तैयार होती है। तो क्या मान के चल रहे हैं आप पंचायत चुनाव को लेकर? पार्टी किस तरह से जीत हासिल करेगी? कोई आपके सामने है प्रतिनिधि के तौर पर? दौड़ में तो जितने चुनाव लड़ते हैं सब होते हैं। पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और पार्टी इस हिसाब से चुनाव की तैयारी अपनी करती है कि हमको 100% जीत हासिल करनी है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ग्रामीण मतदाताओं में अपनी पैठ बढ़ाने के बड़े अवसर के रूप में इस चुनाव को ले रही है ताकि गांव में बूथों तक कार्यकर्ताओं के नेटवर्क मजबूत किए जा सके। कांग्रेस को नगर निकाय चुनाव में निर्णायक बढ़त भले ही नहीं मिली, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के करीबी नगर निकायों में पार्टी का प्रदर्शन सुधरा है। पार्टी इसे बदलाव का संकेत मानकर ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं पर पकड़ मजबूत करने के लिए सर्वोदय संकल्प शिविरों का सहारा लेने जा रही है। साथ ही जिलों में आरक्षण का निर्धारण किस प्रकार होता है, इस पर कांग्रेस पार्टी द्वारा बारीक नजर रखी जा रही है। जिलों में नियुक्त कांग्रेस प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर त्रिस्तरीय पंचायतों में बेहतर प्रदर्शन कैसे करें, इस पर भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव के बारे में कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमने सभी जनपदों में 12 के 12 जनपदों में जहां पंचायत चुनाव होने हैं, क्योंकि हरिद्वार में चुनाव नहीं होने, पूरे राज्य के 12 अन्य जनपदों में चुनाव होंगे, वहां के लिए पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त कर रही है। पर्यवेक्षक अनंतरिम जो आरक्षण की सूची है अभी जारी हुई है, आपत्तियां उन पर हो रही हैं। आपत्तियों के बाद जब फाइनल आरक्षण हो जाएगा, हमारे पर्यवेक्षक जनपदों में जाएंगे, जिला अध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, पंचायत के चुनाव में जो महत्वपूर्ण नेता भागीदारी निभाते हैं उन नेताओं से बातचीत करने के बाद जो जिला पंचायतों के लिए आरक्षण के अनुसार वहां पर सीटें होंगी जनपद में, उनका पैनल तैयार होगा और उस पैनल पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी समर्थित की मोहर लगा करके अपना अनाउंसमेंट करेगी। राज्य में जो हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हो रहे हैं वो चुनाव निपटाने तक, जब तक चुनाव पूरे हो जाएंगे, उन जनपदों में उन चुनाव की देखरेख करेंगे। जहां आवश्यकता पड़ेगी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने की, हमारे तमाम नेता प्रचार में भी जाएंगे, लेकिन हम केवल जिला पंचायतों के समर्थित उम्मीदवार घोषित करेंगे। क्षेत्र पंचायतों में और ग्राम सभाओं में जो प्रत्याशी लड़ेंगे उनके लिए पार्टी कोई समर्थन का घोषणा नहीं करेगी।
प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने के आसार अब ना के बराबर हैं। ये चुनाव जुलाई में कराए जा सकते हैं। इसके बाद से राजनीतिक दलों में भी हलचल तेज हो गई है। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में ये अंतिम बड़ा चुनाव होगा। पंचायत चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका का अंदाजा इससे भी लग सकता है कि इसमें भाग लेने वाले ग्रामीण मतदाताओं की संख्या प्रदेश के नगर निकायों यानी शहरी मतदाताओं से करीब 17 लाख अधिक है। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों दल पंचायत चुनाव में निर्णायक बढ़त चाहते हैं, ताकि इस चुनाव के जरिए 2027 का भी चुनाव फतेह किया जा सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी पार्टी अपने मकसद में कामयाब होती है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों की पिच पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं। आपको बता दें, बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि पार्टी संगठनात्मक तौर पर पूरे तरीके से तैयारी कर चुकी है और जीतने के लिए तैयार है। वहीं मिशन 2027 के लिए अभ्यास मैच के रूप में देखे जा रहे पंचायत चुनाव से यह तय होगा कि 47.32 लाख से अधिक ग्रामीण मतदाताओं का रुख किस दल की तरफ है। नगर निकाय चुनाव में बढ़ी बढ़त से उत्साहित भाजपा की इस चुनाव में रणनीति हर ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में अपने अधिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने हैं लगातार। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने अपने दावे करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का दावा है चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और जीत भी सुनिश्चित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। साथ ही आपको बता दें, मिशन 2027 के भी इस पंचायत चुनाव में दोनों पार्टियों की ओर से तैयारी की जा रही है। 47.32 लाख ग्रामीण मतदाता हैं जिनके हाथ में पार्टियों की किस्मत अब लिखी हुई है। किसके तरफ उनका रुख है, ये देखने वाली बात होने वाली है। नगर निकाय चुनाव में बड़ी बढ़त से उत्साहित भाजपा के इस चुनाव में रणनीति हर ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में अपने अधिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की है। वहीं बीजेपी इस चुनाव के माध्यम से हर ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनाव मैदान में उतारेगी। तो उत्तराखंड में ये आपको बता दें, पंचायत चुनाव होने हैं। कांग्रेस भी पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। आपको बता दें, कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ये चुनाव मिशन 2027 के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास की तरह देखा जा रहा है और इस अभ्यास को दोनों ही मुख्य दल मजबूती से कर रहे हैं ताकि 2027 की चुनावी जंग फतेह की जा सके। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ग्रामीण मतदाताओं में अपनी पैठ बढ़ाने के बड़े अवसर के रूप में इस चुनाव को ले रही है ताकि गांव में बूथों तक कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को मजबूत किया जा सके। कांग्रेस को नगर निकाय चुनाव में निर्णायक बढ़त भले ही ना मिली हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के करीबी नगर निकायों में पार्टी का प्रदर्शन सुधरा है। वहीं पार्टी से बदलाव का संकेत मानकर ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं पर पकड़ मजबूत करने के लिए सर्वोदय संकल्प शिविरों का सहारा लेने जा रही है। आपको बता दें, जुलाई में ये उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। पंचायती राज निदेशालय ने हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया है। आपको बता दें, इन जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के 66,420 पदों पर चुनाव होने हैं। 47.32 लाख मतदाता इन प्रतिनिधियों को चुनेंगे।
तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने हैं और किस पार्टी की कितनी तैयारियां हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के हुकम सिंह कुंवर जी, वरिष्ठ पत्रकार गणेश पाठक जी और कांग्रेस नेता वरिष्ठ हेमंत पाठक जी। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। शुरुआत करूंगी मैं हुकम सिंह कुंवर जी आपके साथ। पंचायत चुनाव होने हैं जुलाई में, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की संगठन तौर पर अगर हम देखें तो कितनी तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन गांव-गांव में फैला हुआ है। तमाम इकाइयां गठित की गई हैं और खुद सरकार, मुख्यमंत्री जी खुद इसमें लगे हैं। हमारी सरकार भी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो आपको पता ही है, सब गाँव-गाँव में फतेह हुए चला हुआ है और जुलाई अगस्त में जब भी चुनाव होंगे, इसके लिए तैयारी है पार्टी की। और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत गांव के लेवल तक जाना पड़ेगा। इसमें बहुत इंटीरियर भी गांव है इसमें और बहुत दूर दूर तक है। ये जो गांव की सत्ता बनती है, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अभी हाल ही में नगर निगम, नगर निकाय, पंचायतों के चुनाव हुए हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ विजय हुई है। सारे मेयर जीते हैं, चेयरमैन जीते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी जिला पंचायत हैं 12 जिलों के और अपने ब्लॉक हैं और ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम सभाएं हैं, सब पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको और गांव तक ले जाने में हम लोगों को मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ कि अच्छा चुनाव होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत उत्साहित है, बहुत समय से चुनाव रोका पड़ा था, अब समय आ रहा चुनाव का और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ जारी है और प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, जैसे नगर निगम और स्थानीय निकाय में आई है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, बहुत पूरी तैयारी है। मैं तो मुख्यमंत्री जी खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता भी गांव-गांव में लगा हुआ है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ गांव में भी अपनी सरकार बनाएगी। ठीक है, हेमंत पाठक जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, इस बार क्योंकि आप लोग मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तराखंड में, तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कौन कौन से अहम मुद्दे उठाने वाले हैं इस बार आप लोग? नमस्कार मैम। एक तो आवाज बहुत ज्यादा अलग अलग आवाजें आती है, इसमें क्लियर आवाज नहीं आती है। सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी अभी? और हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज के साथ और भी बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। जी, मैं ठीक करवाती हूँ, आप जवाब दे दीजिए। इनको ठीक करवा दीजिए। हेमंत जी जवाब दे दीजिए। हाँ मैम, सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार कहना चाहूंगा। दूसरा, मैं ये शोक संवेदना अहमदाबाद वालों के लिए भी अर्पित करना चाहता हूँ, जिन लोगों की बेबाक मौत हुई है और जो उत्तराखंड में नियति बन चुकी है हेलीकॉप्टरों के गिरना, और इस मामले में भी मैं उन मृत आश्रितों को, मृतकों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ मैम, है ना। हमारी सरकार की हालत बड़ी खराब है। पिछले 40 दिन में 5 बार हवाई जहाज दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ये बात से शुरू करते हैं आज की हम डिबेट अपनी। मैम, जिस समय पे चुनाव होते हैं, जैसे ही चुनाव का डिक्लेरेशन आता है कि चुनाव होने वाले हैं, है ना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि चुनाव के मोड में रहती है, लेकिन चुनाव के मोड में रहना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैम, है ना। चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी बातें और भी देखनी चाहिए। क्या जुलाई का महीना चुनाव करवाने के लिए सही महीना रहेगा या जुलाई अगस्त का महीना सही रहेगा? आने वाले समय में बरसात का सीजन शुरू हो चुका है और बरसात के सीजन में यात्रा को देखिएगा, जो यात्रा चल रही है, 4 धाम यात्रा चल रही है, वो भी जुलाई और अगस्त में बंद कर दी जाती है। और ऐसी स्थिति में ये 4 महीने जो है बरसात के महीने हैं, इनमें चुनाव होना कहीं भी मतलब उचित नहीं रहेगा। हमारे उत्तराखंड में लगभग पिछले साल का अगर हम डाटा देखते हैं तो लगभग 229 के आसपास जो सड़कें थी वो जुलाई माह में, 257 सड़कें जुलाई माह में बंद थी, है ना। तो ऐसी स्थिति में चुनाव हो गया कहते ही और हम जीत हार के लिए लग जाएं, तो मैम पहले परिस्थितियां, देश काल, इन सबको भी अध्ययन करना चाहिए, तब जाके चुनाव होने वाली संभावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। हमारे वहाँ क्या है कि चुनाव होते ही हम दोनों पार्टियां या जो भी राजनीतिक लोग हैं वो केवल इस उधेड़-बुन में रहते हैं कि हम कैसे जीतेंगे। सबसे पहले तो ये बात देखनी पड़ेगी कि क्या इस समय पर चुनाव होना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर चुनाव होता है तो कौन कौन से अहम मुद्दे इस बार आप लोग उठाएंगे? उत्तराखंड में आपकी नजर में ऐसे कौन सा अहम मुद्दा है जो इस बार के पंचायत चुनाव में उठना बेहद जरूरी है?
मैम, जैसे पंचायतों के मुद्दे जो होते हैं वो क्षेत्रवार अलग अलग मुद्दे होते हैं। हर क्षेत्र, जैसे नैनीताल क्षेत्र की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं, हल्द्वानी क्षेत्र की समस्याएं अलग है, पिथौरागढ़ की अलग है, अल्मोड़ा की अलग है, या हम कहते हैं कि उत्तरकाशी या चमोली की समस्याएं अलग है। जो क्षेत्र पंचायतों की जो समस्याएं होती, क्षेत्रवार अलग अलग समस्याएं होती हैं। मैं अगर हल्द्वानी के परिदृश्य में आपसे बात करना चाहूंगा तो हल्द्वानी में ये देखेंगे कि एक गोलापार क्षेत्र है। उस गोलापार क्षेत्र में लगभग 12 और 11 और 4-15 ग्राम पंचायतें हैं। उन ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली जो मुख्य मार्ग है गोला पुल के बगल में, वो पिछले 1 साल से बनाया ही नहीं गया है। हल्द्वानी शहर के आसपास की अति भीड़ के कारण जो बस अड्डा बनाने वाली बात थी, गोलापार में नियोजित था। गोलापार में उसमें 5 करोड़ रुपए के काम हो चुके थे, उसके बावजूद भी वो काम बंद करा दिया गया और आज तक का नए बस अड्डे के लिए भूमि का चयन तक नहीं हो पाया। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो गोलापार वाले लोगों को बहुत ज्यादा अहम मानती हैं। गोलापार वाले लोग उन समस्याओं से दो हाथ होते रहते हैं। रोज की डेट में कई बार एजिटेशन हो चुके हैं। गोलापार के क्षेत्र के लोग पहले भी मतलब अपनी मांगों को लेकर कई बार एजिटेशन कर चुके हैं। तो इस तरीके की मांगे जो रहेंगी क्षेत्रवार, हमारी कांग्रेस की मांगे हर क्षेत्र में अलग अलग मांगे रहेंगी। मैं क्षेत्र विशेष की मांगों के लिए अभी तो चुनाव की अभी कल ही इन्होंने संभावना व्यक्त करी है कि जुलाई में हो सकती है, लेकिन जुलाई उचित समय नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं। तो ऐसी स्थिति में हम ये मान के चलते हैं कि हर क्षेत्र की समस्याएं अलग होंगी। राष्ट्रीय समस्याओं के अलावा क्षेत्र विशेष की समस्याओं पर कांग्रेस का ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, गणेश पाठक जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, पंचायत चुनाव अब उत्तराखंड में होने वाले, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो आपको क्या नजर आता है? ग्रामीण क्षेत्रों पर बीजेपी या कांग्रेस किसकी पकड़ अब ज्यादा मजबूत मान रहे हैं? देखिए, जो गांव की सरकार है ये सबसे बड़ी सरकार मानी जाती है। लोकतंत्र में गांव की सरकार को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। वैसे यहाँ पर राजनीतिक विचारधारा की बेसिकली राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई कम होती है। ये आपस की एक तरह से बहुत ही मतलब दूसरे तरह की लड़ाई मानी जाती है, दूसरे तरह का चुनाव माना जाता है। देखिए कि ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत के जो सदस्य होंगे, उन सदस्यों का चुना, उनको ये टिकट देंगे या नहीं देंगे, अभी बात नहीं हुई है। मतलब भाजपा उनको अधिकृत तौर पर अगर अपना प्रत्याशी अगर बनाती है तो, और कांग्रेस भी बनाती है, मुख्य विपक्षी दल भी अगर बनाते हैं, तब तो मतलब कहा जा सकता है कि किस दल का भारी रहेगा या कैसा रहेगा। और अभी तक का जो यहाँ का ट्रेंड रहा है उत्तराखंड में, वो अमूमन जो है भाजपा तो कहीं न कहीं अपने प्रत्याशियों को अधिकृत कर देती है, लेकिन कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को अधिकृत नहीं करती है। और क्योंकि जो गाँव का जब इलेक्शन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो चुनाव होगा, वो मतदान भी बहुत ज्यादा होता है। जो कम्युनिटी के लोग होते हैं और जो जिस उससे ज्यादा है, लगभग 80-90% तक भी मतलब मतदान हो जाता है। तो इसको, इस चुनाव को राजनीतिक विचारधारा के तौर तरीके से देखना तो नहीं होगा। हाँ, ये चुनाव जो है कई मुद्दों पर जरूर लड़ा जाएगा। जैसे फ्लाइंग एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि राज्य गठन के बाद 2000 में जब राज्य बना उस समय और आज की स्थिति बहुत अंतर है। फ्लाइंग बहुत ज्यादा हो गया है, कई गांव बंजर हो गए हैं, कई इलाके भूतवा बन गए, मकान बन गए हैं। तो ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा बिजली पानी का मामला होगा, करप्शन का भी मामला होगा, क्योंकि गाँव में जो खरिंचे बने हैं, जो सीसी मार्ग बने हैं या अन्य तरह के जो डेवलपमेंट हैं वो भी रहेगा। और इसके अलावा रोजगार का भी एक बड़ा इश्यू होगा, क्योंकि गांव में अभी भी जो है, जो हमारी विकास की जो औद्योगिक जो विकास है वो गांव में नहीं पहुंच पाया है, वो भी एक बड़ा इश्यू होगा। लेकिन कुल मिला के जो चुनाव होगा, इस चुनाव में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इस तरीके का सीन केवल जिला पंचायत के चुनाव जो सदस्य होंगे उनमें, और क्षेत्र पंचायत को उसमें दिखेगा, प्रधानों के उसमें नहीं दिखेगा। जी मैडम। ठीक है, हुकम सिंह जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, जिस तरीके से गणेश पाठक जी बोल रहे हैं कि इस बार पलायन का मुद्दा बहुत जोरदार तरीके से उठने वाला है। आवाज आ रही है हुकम सिंह जी आपके पास? हुकुम सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हेमंत पाठक जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, पलायन का मुद्दा हमेशा से आप लोग भी उठाते आ रहे हैं और गणेश पाठक जी भी यही बोल रहे हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां, किस तरीके से आप लोग उठाएंगे इस मुद्दे को?
पलायन का जो मुद्दा रहा है उत्तराखंड का एक दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा रहा है। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो पिछले दिनों में ये देखा गया कि जो अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा पलायन वाला डिस्ट्रिक्ट रहा है। यहाँ ऋणात्मक पलायन अगर देखते हैं तो हम डेमोग्राफी ऋणात्मक रही है, जो 2.5% के 1.5% के आसपास नकारात्मक वृद्धि दर थी हमारी डेमोग्राफी की। और पलायन के मुद्दे पे हमारे पूरे लगभग पहाड़ के सभी गांव खाली हो चुके हैं। अभी पिछले दिनों एक आंकड़ों में आया था कि 1792 जो गांव हैं वो इस समय पे उत्तराखंड के खाली हो चुके हैं पूर्ण रूप से। हम लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव में रहते रहते इन लोगों ने 2017 में पलायन ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग का गठन किया था भाजपा सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में। और धीरे धीरे वो आयोग मतलब हमारे जो नए सीएम आए हैं उन्होंने उसमें से ग्राम विकास जैसे मुद्दों को तो पूरी तरीके से हटा के केवल पलायन आयोग का नाम रख दिया है, जिसमें जो पहला नाम था पलायन निवारण आयोग की जगह पलायन आयोग हो चुका है। तो इसका मतलब उन्होंने इस आयोग को अधिकृत कर दिया है पलायन करने के लिए। तो ऐसा भी देखा गया है जिस समय पे ये पलायन आयोग का इन्होंने गठन किया था, जो तत्कालीन उपाध्यक्ष थे वो पौड़ी के रहने वाले थे, वो खुद पलायन करके पौड़ी से चले गए। तो वो एक काफी हंसी का मुद्दा बना था पिछले दिनों। तो पलायन के मुद्दे पर उत्तराखंड की स्थिति यह है कि पलायन होने की वजहों को हमने तलाशा है। हमने कांग्रेस ने देखा है कि पलायन जो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 2000 में, तो उस समय पे ये था कि उत्तराखंड अपना स्वनिर्मित रोजगार का एक हब बनेगा, अपने रोजगार होंगे, उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको उनके अधिकारों को दिया जाएगा, उनके लिए भूमि कानून बनेगा, वहाँ पे होने वाले उत्पादों को चिन्हीकरण किया जाएगा। तो इन सब कारणों से रोजगार का सृजन होगा। ऐसा तो आज तक ये नहीं कर पाए। 2016 के बाद इन्होंने देखा होगा, इन्होंने 2017 में जिसमें पलायन आयोग की वो की थी वो भी हमारे द्वारा उठाई गई, मतलब जो हमने एजुकेशन किया था तब भी कि देश में हमारे उत्तराखंड में पलायन बढ़ चुका है। पश्चात इन्होंने वो आयोग का गठन किया था, लेकिन उस आयोग की जो भी आज तक की जो विधियावली है उसमें ऐसा कोई काम होता तो नजर नहीं आया। पिछले दिनों 2025 में एक मीटिंग करी थी हमारे सीएम साहब ने, क्योंकि हम पलायन के मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने पलायन के मुद्दों पर बात नहीं करी थी। ये बताया था कि लगभग 2500 के आसपास लोग रिवर्स माइग्रेशन करके वापस आए हैं। तो उन लोगों के लिए एक वो बनाया जाएगा, उनके विचारों को और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन विकास के लिए क्या काम करेंगे ये कहीं से कहीं तक नहीं बताया था। जब तक कि हम लोग रोजगार के स्तर ना तलाशें, जब तक कि हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में आगे ना बढ़ें, जब तक कि हम पलायन रोकने के लिए जो कारक हैं, सामाजिक कारक हैं, उनको ना करें। अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पहाड़ में लड़कों की शादी होना ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कोई भी लोग पहाड़ में लड़कों को शादी करने को तैयार नहीं है। लड़कियां पहाड़ के लड़कों से शादी इसलिए नहीं कर रही है कि वो रोजगार वाले नहीं है और रोजगार की स्थिति बहुत खराब है। सारे के सारे लोग यहाँ से जाने की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम चुनाव जैसी स्थितियां लेके आते हैं पंचायतों से, तो हम ये भ्रामक स्थिति होगी। तो हमारा तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा कि हम पलायन के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, चिकित्सा वाले मुद्दे पर। लेकिन हेमंत पाठक जी देखिए, तमाम तरीके के मुद्दे तो आप लोग उठाएंगे, लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही उत्तराखंड में अपने संगठनात्मक तैयारियों को लेकर काफी चर्चाओं में रहती है और हमेशा से उनकी तैयारी पूर्ण रहती है। इसी का नतीजा रहता है कि बार बार बीजेपी चुनाव जीत लेती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तैयारियों में और रणनीतियों में कमी है। इस वजह से बीजेपी आप लोगों को मात दे देती है। मैम नियति अगर हमें मात देती होती तो हम लोग यहाँ मतलब कोई भी कांग्रेस का झंडा उठाए खड़े ही नहीं होते। नियति ने हमें कभी नहीं, नियति ने हमें निरंतर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। इन लोगों के पास सत्ता शासन इनके पास होता है। जिस स्थिति में आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, अगर हल्द्वानी नगर निगम की बात करते हैं तो यहाँ जो मेयर के कैंडिडेट थे दोनों के बीच में बहुत कम अंतर रहा था। वो अंतर भी केवल इस वजह से रहा कि लगभग 5000 के आसपास जो वोटें थी। ठीक है, चर्चा यूं ही चलती रहेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें इन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मिशन 2027 की जंग भी फतेह करना है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने बड़ी चुनौती है उत्तराखंड में। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हेमंत पाठक जी, देखिए आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो सरकार है, जो पार्टी संगठन में
सरकारें बनाए हुए होती हैं वो अपना इस तरीके का सुख लेती हैं। मैंने एक जिक्र किया था पिछले नगर निगम भदवानी के इलेक्शन का, तो उसमें जो वोट का जो अंतर का प्रतिशत था जीत बहुत कम था, और उसकी तुलना में अगर हम देखें तो जो अमान्य वोट थी वो बहुत ज्यादा थी। अमान्य वोट की संख्या 5000 के आसपास थी। तो इस तरीके की स्थितियों में सरकारें फायदे का जो अपना स्टैंड है वो ले लेती हैं, और सरकारें इस तरीके के काम करती हैं कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपने हिसाब से मतलब इस तरीके के चुनावों को करवाती रहती है और अपना फायदे लेती है, है ना? ठीक ठीक है। गणेश पाठक जी, आवाज आ रही है आपके पास मेरी? जी आ रही है, बताएं। सर देखिए, मिशन 2027 भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। इस बार का जो पंचायत चुनाव होने वाला है, एक तरीके का अभ्यास हम देख लें, अभ्यास मैच हम देख लें इस पंचायत चुनाव को, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं दोनों ही दलों के लिए? देखिए, अगर हम 2027 के हिसाब से अगर इस चुनाव को अगर देखने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा। खासकर जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होंगे और जो जिला पंचायत के सदस्य होंगे, जो ब्लॉक प्रमुख होंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष जो होंगे, जो पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी उसको उसका एक लाभ मिलेगा, उसको एज मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आप गांव की सरकार को चुन रहे हैं और सरकार अपने विकास को गांव के केंद्र में फोकस करना चाहती है, और हर सरकारों का ये दावा रहता है कि वो गांव के विकास को फोकस करेगी। और अभी भी हम अगर हम शहरी क्षेत्रों को भी अगर हम सारा अगर अलग कर दें, करीब करीब 60% से ज्यादा हमारा अभी भी जो ग्रामीण इलाका है, तो आप ये देखिए कि उस हिसाब से अगर हम देखें चुनाव जो है ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और 2027 का एक जो हमें मतलब मैसेज मिलेगा, वो मैसेज भी होगा जो पार्टी ज्यादा सीट लाएगी, जो जीतेगी, वो चुनाव में उसमें आत्मविश्वास और मनोबल के साथ जाएगी। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी जो हमारे ग्राम प्रधान होंगे, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होंगे, जो जिला पंचायत के सदस्य होंगे, और तो क्या ये उनको अधिकृत तौर पर चुनाव लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे? अगर ये अधिकृत तौर पर अगर चुनाव नहीं लड़ाएंगी, जैसा कि अभी तक का ट्रेंड रहा है, तो वो ये उनके लिए मतलब वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन वो उनका जो कैलकुलेशन होगा, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जो स्थिति रहेगी, उस स्थिति में ये स्पष्ट ये नहीं कर पाएंगे कि साहब नहीं हम हारे हैं, हारने के बाद भी वो जीत का दम भरते नजर आएंगे। जी ठीक है। हुक्म सिंह कंवर जी, अब आवाज आ रही है मेरी? आपकी तो आ रही है, मुझे उनकी नहीं आ रही है। हाँ। जी जी जी, मेरा ये सवाल है आपसे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे थे कि पंचायत चुनाव टालने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी राज्य की, वो चुनाव आगे पीछे हो गए। अभी हरिद्वार का चुनाव भी नहीं हो पा रहा है, कोई टालने की कोई मंशा नहीं है। देखो, चुनाव सही टाइम में हो रहे हैं, और अभी 6 महीने का तो एक्सटेंस है ना, 6 महीने बाद तो चुनाव हो ही रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों टालेगी बताओ? भारतीय जनता पार्टी के तो सारे जिला पंचायत अध्यक्ष पिछले दफे भी थे, ब्लॉक प्रमुख भी इनके थे, और ग्रामीण क्षेत्र में तो इनकी इकाइयां और ज्यादा मजबूत है भारतीय जनता पार्टी की, मैं समझता हूँ। तो इसमें टालने की कोई मंशा नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें जब चुनाव होगा तो हमारे कार्यकर्ता और जगह बैठ जाएंगे, वहां उनको मौका मिलेगा, ब्लॉकों में बैठने का मिलेगा, ग्राम पंचायतों में मिलेगा, जिला पंचायतों में बैठने का मौका मिलेगा। तो चुनाव टालने से तो कार्यकर्ताओं का नुकसान होता है, चुनाव के तो कार्यकर्ताओं का भी फायदा होता है, जनता का भी फायदा होता है। तो इसमें कोई टालने की कोई मंशा नहीं है। उसको टाल से कौन सा फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को? तो मैं समझता हूँ कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस के टाइम में भी वक्त बेवक्त चुनाव आगे पीछे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक प्रक्रिया है, प्रदेश की प्रक्रिया के हिसाब से चलता है। अब चुनाव हो रहे हैं तो सबको तैयारी करनी चाहिए। कांग्रेस के मित्रों को भी ग्रामीण क्षेत्र में जाना चाहिए और काम करना चाहिए, और हम तो चाहते हैं कि भाई विपक्ष की भूमिका अच्छी निभेगी तो आखिर राज्य का भला ही होगा। और जहां तक सवाल है चुनावों का, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन बहुत मजबूती के साथ ग्रामीण क्षेत्र में फैला हुआ है, और गांव के चुनाव कराकर हमें तो और अच्छा है, हमारी डबल इंजन की सरकार है, और नीचे भी हमारी सरकार बनेगी, हमारे लोग बैठेंगे, तो जो हमारे विकास कार्य हैं, मुख्यमंत्री धामी जी के अपने कार्यक्रम हैं, मोदी जी के जो सरकार की योजनाएं हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने में और हमें सुविधा होगी। इसलिए इस चुनाव को हम लोग बहुत गंभीरता से लेंगे और हम जीतेंगे भी, और ग्रामीण क्षेत्र में हमारा कार्यकर्ता चुनाव जीत के आएगा। और जो तीसरी जो सरकार बनेगी नगर निकाय के बाद, जो चौथी सरकार बनेगी ग्रामीण क्षेत्र में, वो बनेगी, क्योंकि उत्तराखंड एक ग्रामीण परिवेश का राज्य है, इसमें गाँव ज्यादा हैं, शहर तो बहुत कम है। तो ग्रामीण क्षेत्र के करीब
60% जनता गांव में बसती है और उनकी सरकार बनने जा रही है, तो लोगों को हो सकता है। लेकिन और हुकुम भारतीय सिंह जनता जी पार्टी- देखिए, इस बार ये भी मुद्दा जोरदार तरीके से उठने वाला है। जो पूरे उत्तराखंड की अगर मैं बात कर लूं तो पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार चुनाव होने हैं और गांव गांव में रोजगार के लिए लोग हमेशा से उत्तराखंड में भटकते चले आ रहे हैं। तो इस बार इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए फातिमा जी, मैं जो चाहता हूँ ना, जो उत्तराखंड के अंदर पलायन तो बड़ा है, इसमें दो राय नहीं है। और चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो या भारतीय जनता पार्टी का, आज खुद सुविधा के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र का आदमी शहरों की तरफ जा रहा है, उनको रोक नहीं सकते हो गाँव में। हमें ऐसी पलायन को योजनाएं- रोकने के लिए तो आप लोगों की सरकार प्रतिबद्ध है ना। इस वक्त बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में। क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे कि पलायन को रोका जाए, जो युवा है उत्तराखंड के उनको रोजगार उत्तराखंड में ही मिल सके बजाय दूसरे शहर मूव करने के? अभी हमारा जो फोकस है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। का, पुष्कर सिंह धामी का विशेष फोकस है कि ग्रामीण क्षेत्र में गांव को सक्षम बनाया जाए। बागवानी है, कृषि है, मत्स्य पालन है और दूध का कारोबार है, और जगह जगह हम रोजगार को बनाएंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं बनने से आज पर्वतीय क्षेत्र में कुछ पलायन रुका है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सड़कें गाँव में पहुंचाई हैं, आज सड़कें जाने से बहुत सुविधा हुई है। मैं समझता हूँ कि धामी सरकार ने अपना ये 5 साल के कार्यकाल में, 4 साल, 3 साल, 1 साल पहले 4 साल के कार्यकाल में, मैं समझता हूँ कि पलायन को रोकने में बहुत अच्छा किया। रिवर्स पलायन बहुत हुआ है। अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में हमने दौरा किया तो मैं समझता हूँ कि गांव के लोग रिवर्स आ रहे हैं, यहाँ बागवानी को कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं और सुविधाएं बढ़ रही हैं। क्योंकि पर्यटन और तीर्थाटन के अलावा हम चाहते हैं कि हमारे पहाड़ के अंदर कृषि और बागवानी को बढ़ाया जाएगा, दूध को बढ़ाया जाएगा, मत्स्य पालन को बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ कि पलायन इससे रुकेगा। देखो, सरकारी नौकरियां सीमित है, उसमें तो दो राय नहीं है। वो नौकरी होती है, ट्रांसफर इधर से उधर होते हैं, लेकिन स्वरोजगार की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारी महिला जो इकाइयां हैं हमारी और जो युवाओं के हैं, कारोबार को बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ कि पलायन पर बहुत फूट चुका। अभी हम पलायन में बहुत फोकस करना वाले हैं। अभी पलायन आयोग हमारा इस पर मंथन कर रहा है कि पलायन कैसे रुकेगा। हमने भी इस पर सुझाव दिए हैं कि पलायन रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में एक तो हम सरकार से हमने ये भी रखा है उसमें कि जो लोग गाँव में अभी भी कृषि कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, उनको ग्रीन बोनस दिया जाए केंद्र की तरफ से, ताकि उनको वहाँ पर सुविधा हो जाए। दूसरा, जंगली और जानवर- युवाओं को रोजगार देने के लिए सर क्या तैयारियां? देखो, युवाओं को रोजगार देने के लिए स्वतः रोजगार की योजनाएं बनाई जा रही हैं और नौकरियां जो हमारी हैं उस पर भी हम लोग कर रहे हैं। और स्वतः रोजगार के लिए हम कर रहे हैं, कृषि बागवानी के लिए हमारे क्लस्टर योजना बन रही है तमाम। यहाँ पर अभी लोग जो युवा कर रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, मत्स्य का पालन कर रहे हैं, दुग्ध का काम कर रहे हैं, बाग बगीचों का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ काम होगा। अभी हमारा बिल्कुल सीधे फोकस है कि हम ग्रामीण क्षेत्र को पलायन को रोकने के लिए योजनाएं बनाएंगे। हम 1 साल के अंदर आपको कुछ दिखेगा, इसके रिजल्ट आपके सामने आएंगे। ठीक है, हेमंत पाठक जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, ग्रामीण मतदाताओं को रुझाने का एक बहुत बड़ा चुनौती है आप लोगों के सामने। पैठ बढ़ाने के लिए भी बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी को तैयारी करने की जरूरत है। तो इस बार के चुनाव में आप लोग किस तरीके से इसकी तैयारी करेंगे ताकि मिशन 2027 भी आप लोग फतेह कर सकें? हेलो जी हेमंत जी, पीछे से इतनी आवाजें आती हैं या कुछ नहीं? मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज के अलावा और बहुत सारी आवाजें आती हैं। इको हो रही है आवाज, मैं दिखवाती हूँ। जी बोलिए। जी बोलिए हेमंत जी। हाँ, आपने प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न मेरा ये है कि ग्रामीण मतदाताओं को रुझाने के लिए इस बार आपकी पार्टी कितनी तैयार है, क्योंकि पैठ बढ़ाना ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के लिए ये कभी भी चुनौती नहीं थी। इन लोगों की जो पॉलिसी थी पिछले दिनों में भ्रामक प्रचार करना, हर चीज को अपना स्टैंड देना, जब भी कहीं पर कोई ऐसी स्थितियां हो तो उसमें इवेंट मैनेजमेंट का प्रोग्राम करना, तो इस तरीके की करना इन्होंने जो उत्तराखंड के जो सीधे सरल वोटर थे उनको लुभाया है। और मैं तो ये कहूंगा कि उनको ठगा है ना। कांग्रेस हमेशा उत्तराखंड में राज करती थी। अचानक से इन लोगों ने भ्रामक प्रचार के जरिए सीधे साधे लोगों को अपने वश में किया है। ऐसा कहीं नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा प्रयास करने हैं। ये सत्ता चक्र है। सत्ता चक्र में आज इनकी बारी है। 10 साल हो चुके हैं इनको बैठे हुए। तो आप देखिएगा कि जो निगेटिव इनकम्बेंसी बन चुकी है इनके लिए, इस बार ये सत्ता से भी जाएंगे और ग्राम पंचायतों में आप इसका नजारा देखेंगे। हम लोगों की जो कांग्रेस की जो टीमें हैं वो जहां पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इस तरीके की बातें सुन रहे हैं। क्षेत्र विधायक लोग उस समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं जो समस्याएं कांग्रेस के शासनकाल में कभी नहीं थी। मैम, बातों को राजनीतिक ना
फौरी स्तर ऐसी पे कौन बहुत कौन सी अच्छा समस्या है, कौन कौन सी समस्या है? है ना। तो हम लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन लोग कौन पूरी सी तरीके- समस्या है जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं थी और बीजेपी के शासनकाल में है? जी हेमंत जी, मेरा सवाल है, आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो आप लोगों के शासनकाल में नहीं थी और बीजेपी के शासनकाल में है? मैम देखिए ना, जी, 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 बोलिए। पलायन निवारण आयोग की अगर रचना की गई तो 2017 में की गई है, क्योंकि इनके टाइम से पलायन की स्थिति बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। हम लोगों के टाइम पे क्या था ना, कांग्रेस ने उम्मीदों पे काम किया था। कांग्रेस ने जो बिल्कुल निचले स्तर पर जो ये बागवानी की बात करते हैं, हमारे तो जो नेता हैं वो काफल तक का बेचने की स्थिति में आ गए हैं। काफल बेचना मतलब मंडुआ झिंगोरा, है ना। हमारे जो पूर्व सीएम थे उन्होंने गैस सूत्र पे 16-14 नाम दिए थे, जिसमें उन्होंने गांव पे, गुरुजी पे, गन्ने पे, गुड़ पे, इन सारी चीजों पे महत्वपूर्ण रूप से काम किया था। हमने डंगरिए पे काम किया, हमने जगरिए पे काम किया। हम तो ना ग्रामीण क्षेत्रों में उन स्तर को छू के आ गए हैं जो इस तरह कभी सोच भी नहीं सकते। और हम लोगों के वहां तो हम लोगों ने सबको, जो गांधी का सुराज था, अगर किसी ने देने की स्थिति बनाई है तो केवल कांग्रेस ने बनाई है। गांधी कहते थे कि पंचायतें तब मजबूत होंगी जब सुराज पर काम होगा, जब वहां की जो सेल्फ गवर्नमेंट होगी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होगा। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने के लिए यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना था। उसके लिए जितना काम कांग्रेस ने किया, मैम, ये लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम से शुरू होकर हम लोग बलवंत राय मेहता कमेटी पर पहुंचे। हमने 73वां संविधान संशोधन किया 1992 में, जिसमें 33% औरतों को आरक्षण था। उसके बाद 110वां आरक्षण हमने फिर दोबारा से संविधान संशोधन किया 2009 में। ये सब कांग्रेस के टाइम की बातें हैं, जिसमें 50% औरतों को, मतलब अगर औरतें अगर पंचायत क्षेत्रों में अगर घर से कहीं बाहर निकली हैं तो वो केवल कांग्रेस जैसी सरकारों के कारण ही हुआ। इन लोगों को तो बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला है जिस पर ये लोगों को भ्रामक रूप से भ्रमित करते हैं। मैम, इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, मैं जवाब काम ले तो लेती हूँ सारे- हुक्म सिंह जी से। ठीक है, जवाब दे दीजिए हुक्म सिंह जी। जी, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में काम किया है। अभी नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस के सिंबल लेने को तैयार नहीं हुए वहाँ के वार्ड मेंबर, पार्षद। आप देखिए, हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने किया या नहीं किया, उनको अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। अभी अभी देखो, पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, असेंबली के चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हुए हैं, अभी पंचायतों के चुनाव भी आप देख लेंगे क्या रिजल्ट आएगा। तो इसको कहने की है क्या मतलब, इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कितना मजबूत है, किस तरीके से काम कर रहा है, उसका तो प्रतिफल जनता दे रही है। लोकसभा के आपके 5 की 5 सीटें जीते हैं, उसके बाद विधानसभा, उससे पहले विधानसभा हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, अभी नगर निगम के चुनाव हुए हैं, नगर पंचायतों के चुनाव हुए हैं, सभी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत गए। कांग्रेस के लोग तो सिंबल देने को तैयार नहीं थे। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं किया, वो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस को आज आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, उनको संगठन के ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कब क्या हुआ उसका नहीं, देखो जनता तो रिजल्ट चुनाव के माध्यम से देती है। अब चुनाव में तो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं आपके सामने, ये सब लोग, इसको बताने की आवश्यकता है। अभी पंचायतों के चुनाव होंगे, आप देख लीजिए रिजल्ट क्या निकलेगा आपको, आपके सामने। इससे मैं ये नहीं कहता हूँ, वो कहते हैं कि कांग्रेस लोग कहते हैं हमने किया, वो क्या किया है उन्होंने, तो हम ये नहीं कह रहे नहीं किया होगा, जब सत्ता में रहते तो करते, लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस की हालत है और इनका नेतृत्व है, इनका संगठन है, कहीं दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, सरकार अच्छा काम कर रही है और जनता का समर्थन भी उनके साथ है। इसमें पंचायत के चुनाव में कोई भी इसमें हिल हवाल की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुत से ग्राम पंचायतों में, विकास खंडों में, जिला पंचायतों में जीत कर आएगी, ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है हेमंत जी, वो कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से इस बार बीजेपी जीतने वाली है। हेमंत जी, आवाज आ रही है? हेमंत जी, आवाज पहुंच रही क्या आपके पास? जी जी जी, वो कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है पंचायत चुनाव। देखिए ना, आप ना वस्तु स्थिति को देखिए। समाज की स्थिति ये नहीं है कि ये जो लोग यहाँ से बैठ के हम लोग कहते हैं, कहने वाली स्थिति वो है जब लोग 47 लाख 47.5 लाख वोटर जिस समय पे अपना मत देंगे ना, उस समय पे ये लोग इस बात को कहें कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अभी तक तो चुनाव की डेट तक निर्धारित नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं इन बातों को। और जहां तक की रही ना मैम, जो काठ की हांडी है ना, वो एक ही बार चूल्हे पे चढ़ती है।
अब ये बहुत हो चुका है इनका सब कुछ कहना। आप देखिएगा जो बिल्कुल निचले स्तर का समाज है, जो मौलिक समाज है, उस समाज में इनके द्वारा ऐसे कोई भी काम नहीं। आप बताइए ना, पहाड़ों की स्थिति आप खुद देखिए, कौन सा हॉस्पिटल है पहाड़ में जहां पहाड़ के लोग उस हॉस्पिटल में जा सकते हैं? आप ऐसा कोई भी ऐसा स्कूल बताइए जहां पहाड़ के लोग वहां जाके एडमिशन लेते हो। ऐसे कौन से रोजगार हैं जिनका सृजन करके लोगों को वहीं रोका गया हो, है ना? पलायन 3 लाख लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, 1792 गांव खाली हो चुके हैं और वापसी केवल 2000 लोगों की हुई है। तो आप इन सारी चीजों को देखिए ना, केवल वोट पाना, हमने अपने कैसे प्रयासों से लोगों को भ्रमित करना, उससे जीत जाना, अपने को हमेशा दावेदार बना के रखना, इन सारी चीजों से नहीं होता। हमें भावनात्मक रूप से देखना चाहिए कि यार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लड़ते क्यों है, हम समाज को कैसा बनाना चाहते हैं, वो इनके दिमाग में कहीं से कहीं तक नहीं है। केवल चुनाव लड़ना और जीतना है, जीतने के बाद कुछ करना या ना करना वो कुछ नहीं है। आज तक बस अड्डा क्यों नहीं बनाया इन्होंने? यहाँ हल्द्वानी क्षेत्र में कितनी बड़ी समस्या है। कैंची क्षेत्र में आज जो मेला लग रहा है वहाँ इतना बड़ा जाम लगता है, उसके लिए आज तक कोई रूपरेखा क्यों नहीं तैयार करी कि कैसे होगा? आज भी केवल वहाँ लोगों का देखना और उनका दिशा निर्देश देना उस तक सीमित है। हल्द्वानी क्षेत्र में जो काठगोदाम का इलाका है, यहाँ पे बोटलनेक बन चुका है, पूरा जाम लगा रहता है। इसके लिए कोई सड़क की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? मैम, कहने से नहीं होता है, हमने वस्तु स्थिति में उतरना पड़ेगा, मौके पे जाना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे लोगों की समस्याओं को देखना पड़ेगा। कांग्रेस इस बार जो संगठन बनाने की जो हमें चर्चा लेके आते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा कि मैम हमें जो करना है हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस काम नहीं करती, कांग्रेस प्रोपेगेंडा नहीं करती थी, बस यही कमी थी। प्रोपेगेंडा करना हमने इनसे सीखा है, हम ऐसा काम नहीं सीखना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि हम लोग अब ये देखने लगे हैं कि इन लोगों ने कहां इस तरह के ड्रामे किए हैं, कहां इस तरह के इवेंट किए हैं। अब हम सब लोग इन लोगों को, अपने लोगों को ये बताने की स्थिति में आ गए हैं कि ये लोग कहां जनता को बेवकूफ ठीक है, बना मैं रहे हैं। हुकुम सिंह जी से जवाब ले लूंगी, फिर जल्दी से गणेश पाठक जी के पास जाऊंगी। हुकुम सिंह जी, वो कह रहे हैं कि सड़क का भी मुद्दा है और पहाड़ में अभी तक ऐसे कोई स्कूल नहीं है जहां पर बच्चे जाके एडमिशन ले सके, और हॉस्पिटल की भी बात उठा रहे हैं वो। देखिए, आप ये सवाल पूछने से पहले इनसे पूछो, आपकी सरकार भी रही है, कौन सा जगह स्कूल नहीं है बताइए? सारे तो स्कूल पहाड़ में खुले हुए हैं, सारे अस्पताल बने हुए हैं। अब देखिए, कांग्रेस के जितने विधायक हैं केवल चुनाव लड़ने पहाड़ में जाते हैं और पलायन की बात करते हैं। काफल पार्टी करेंगे देहरादून और हरिद्वार में, घर बनाने खेलने हरिद्वार में, देहरादून में, दिल्ली में, बात पलायन की करेंगे। तो देखो, पहले तो इनको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि हम लोग पलायन की बात कर रहे हैं, 70 साल के अंदर कितना पलायन हुआ पहाड़ों से, इस बारे में इनको जवाब देना चाहिए। इस बात से तो हम मुकर नहीं सकते ना हुकुम सिंह जी के उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और विकास की पथ पर चल रहा है बीजेपी की सरकार में, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जरूरत है विकास की, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों की। अगर मैं बात कर लूं, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, विकास की पथ से ये ऐसे जिले हैं जो बहुत पीछे हैं। अरे देखिए, मैं बता रहा हूँ कि अभी तो 5-7 साल में बीजेपी की सरकार आई है, अभी तो बहुत अच्छा विकास यहाँ पर हुआ है। आप देखिए, आदि कैलाश तक सड़क चली गई है। मैं पिछले साल सन 2002 में जब गया था वहां पर, मैं तकलाकोट से पैदल गया था, वहां से धारचूला से। आज ओम पर्वत काला पानी गाड़ी जा रही है। आपके ये 4 लाइन आपकी सड़कें बन चुकी है। आपका चंपावत से लेकर डीडीहार तक जाइए, पाठक जी हमारे मित्र हैं, ये जाते हैं वहां के टनकपुर से, इतने बड़े हाईवे बन गए हैं। देखिए, विकास दिख नहीं रहा है इन लोगों को, विकास जनता देख रही है। आप स्वतः जाओगे, अभी मैं मुनस्यारी गया था, मुनस्यारी से मैं मटकोट होते हुए धारचूला पूरा क्षेत्र घूम के आ रहा हूँ। इतनी चौड़ी सड़कें पहाड़ के अंदर बनी है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, चारों तरफ विकास हुआ है। विकास दिख नहीं रहा तो हम क्या करें बताओ? हल्द्वानी में बैठ के थोड़ी विकास दिखेगा, विकास तो जाना पड़ेगा आपको गाँव में देखना पड़ेगा गांव में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। गांव में देखो, मत्स्य पालन आप देखिए, डेयरी का काम देखिए, बागवानी को आप देखिए, पहाड़ फैला हुआ है। अभी मैंने पूरा पर्वतीय क्षेत्र का दौरा किया 20-25 दिन। ये पाठक जी जानते हैं ना, तो पंचेश्वर तक गया, वहां से मतकोट से लेकर वहां मुनस्यारी तक गया, घूम के आ रहा हूँ पूरा। इधर उत्तर काशी से लेकर उधर मैंने पूरा दौरा किया, चौपता सा। पहाड़ के अंदर विकास हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है, और अच्छा विकास हो रहा है। 5-7 साल के अंदर तो बहुत डेवलपमेंट हुआ पहाड़ के अंदर, इसको कोई छुपाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गणेश पाठक जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, अगर विकास की बात हो रही है तो उत्तराखंड में अभी कितने विकास की जरूरत है और अब तक कितना विकास हो चुका है, आप किस तरीके से देखते हैं? हेलो, देखिए मैडम, अभी हुकुम सिंह कुंवर जी अभी कह रहे थे जी, अगर मैं हुकुम सिंह कुंवर जी की अगर बात को अगर लूं, ये कह रहे हैं कि साहब मटकोट में बढ़िया सड़क बन गई है, निपुलेक तक काला पानी तक सड़क बन गई है, चंपावत तवा घाट 4 लेन हो गया है, हल्द्वानी से अल्मोड़ा तक 4 लेन है,
मतलब कई जगह सड़क कनेक्टिविटी हो गई है, लेकिन क्या सड़कें बनाना ही विकास है? देखिए विकास ये नहीं है। विकास जो सामाजिक विकास है, जो सामाजिक विकास है, विकास किसकी बात की जाती है? देखिए कि अभी मतलब गाँव में एक बड़ा जुमला चल रहा है कि मतलब सड़क सब गाँव में पहुंच रही है जब गाँव खाली हो जा रहे हैं, उससे पहले सड़क नहीं पहुंच पा रही है। ये कह रहे हैं कि साहब स्कूल बहुत है, स्कूल कॉलेज सब जगह है, बढ़िया है, और विधायक जो है धारचूला से विधायक है या इधर भीमताल के विधायक है, वो हल्द्वानी में घर बना रहे हैं, तो ये चिंता करने का विषय है। देखिए कि गाँव में स्कूल जरूर है और कई जगहों पर हॉस्पिटल भी खुले हैं, लेकिन उन हॉस्पिटलों में डॉक्टर है या नहीं है, दवाएं है या नहीं है, देखने की बात यह है। और जो स्कूलों की जब बात है तो सब जगह प्राइवेट, एक तरह से निजीकरण का पूरा दौर है। सरकारी स्कूलों को लेके आज हाल में आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट क्लस्टर वाइज स्कूलों को बना रही है, कई स्कूलों को बंद करके एक क्लस्टर स्कूल खोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि स्कूलों में बच्चे हैं ही नहीं, पहाड़ों में स्कूलों में बच्चे हैं ही नहीं। मैं आपको उदाहरण दूं कि एक कालके इंटर कॉलेज है और वो एक बड़ा मतलब बड़ी जगह पे है, लेकिन वहाँ पे भी बच्चे बहुत कम है। मतलब कई ऐसे इंटर कॉलेज है कि जहाँ बच्चों की संख्या बहुत कम है। हाल में आपने देखा होगा कि एक 5 टीचर एक स्कूल में थे, हाई स्कूल का एक छात्र जो उसमें फेल हो गया था, एक ही स्टूडेंट था वहाँ। तो सवाल ये है कि जो ये मुझे यही भी भीमताल का मामला है, कहीं दूर का मामला भी नहीं है, हमारे हल्द्वानी के पड़ोस का मामला है। तो देखिए कि जो विकास है वो विकास जो है शहरी स्तर का जो विकास है या मंदिरों तक का जो यातायात का जो साधन बनाया जा रहा है, जो छोटा कैलाश या बड़ा कैलाश की बात आ रही है, जो अभी हुकुमदार हमारे बता रहे थे, मैं 92 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया था, तो हम लोग 102 दिन पैदल चले थे और ठीक है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने हैं और इसी से ये तय होगा कि मिशन 2027 की रणनीति क्या होती है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।